Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you cellular organelles. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सेलुलर ऑर्गेनेलीज की एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो सबसे पहले हम समझते हैं सेलुलर ऑर्गेनेलीज होते क्या है। ठीक है, सो आवर बॉडी डज लार्ज नंबर ऑफ टास्क। तो हम सेलुलर ऑर्गेनेलीज को हम कैसे समझेंगे? हम एनसीईआरटी की बुक को रीडिंग करते हुए समझेंगे कि एनसीईआरटी की बुक में क्या लिखा है, और इसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और बाकी सेलुलर ऑर्गेनेलीज को समझ सकते हैं। सो हम रीडिंग करते हैं एनसीईआरटी की बुक को और उसको ही मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी और ज़्यादा डिटेल में। So our body does a large number of tasks at a given point of time. For example, food digestion, sending electrical messages through nerves, pumping blood from the heart, circulating nutrients, synthesizing proteins, filtering urine and many more. जैसे आपको पता है कि हमारी बॉडी इतने सारे फंक्शंस करती है, मतलब कि डाइजेशन करना, सिग्नल भेजना, प्रोटीन बनाना, ब्लड का सर्कुलेशन, बहुत सारे टास्क करती है एक ही साथ। बहुत सारे टास्क हमारी बॉडी में एक ही साथ जो है ये सारे टास्क चलते रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि इन सबको करने के लिए हमारी बॉडी को क्या चाहिए होता है? हमारी बॉडी किससे मिलके बनी है? वो बॉडी सेल से मिलके बनी है। हम कहते हैं कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये सारे के सारे टास्क अगर हम कह रहे हैं कि हमारी बॉडी करती है, इट मीन्स कि ये सारे के सारे टास्क एक सेल के थ्रू ही होता है। ये सेल के थ्रू ही ये बॉडी ये सब कुछ कर पाती है। इन सारे कामों को एग्जीक्यूशन सेल्स के थ्रू ही करती है। नाउ सो ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ सेल्स विच आर कंसिडर टू बी द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सो ईच सेल इज इक्विप्ड विद डिफरेंट मशीनरीज नोन एज ऑर्गेनेलीज। तो हर एक सेल को ये सारे काम जो सेल्स के थ्रू हम कह रहे हैं कि ये सब काम सेल्स के थ्रू होते हैं, इन सेल्स जब हम सेल्स को देखें कि सेल के पास ऐसा क्या है कि वो सारे काम एग्जीक्यूट कर पाती हैं, तो सेल्स के अंदर बहुत सारे छोटी छोटी ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस को करने के लिए मॉडिफाई रहती हैं या बनी रहती हैं। ठीक है, नाउ यू ऑल्सो नो दैट सेल्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर have been broadly categorized into two main categories based on their nuclear organization and nuclear membrane bound cell organelles, that is prokaryote and eukaryote। जैसे आपको पता है कि सेल्स को उसके ऑर्गेनेली के स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ऑर्गेनेली के स्ट्रक्चर या ऑर्गेनेली के प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिस पे ही हमने पूरी सेल्स को दो कैटेगरीज में, इस दुनिया में जितनी भी सेल्स होती हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा है यूकैरियोटिक सेल्स। इसका बेसिस क्या है? इन सेल्स के अंदर न्यूक्लियर का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, बाकी जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो प्रेजेंट हैं या नहीं है, उसके बेसिस पे हमने कहा है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो जो कि बहुत प्रिमिटिव है, जिनमें कि बहुत सारी चीज़ें नहीं है, और यूकैरियोटिक सेल्स वो जो कि बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज उनके पास हैं और वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड सेल्स है। So some of the components are common to both the prokaryotic and eukaryotic cells। तो भले ही दोनों में डिफरेंस है, पर कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो सारी की सारी सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल्स हो। सो दीज आर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे कि कौन सी चीज़ें हैं जो दोनों में ही कॉमन रहती है? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में ही कॉमन है, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोनों में ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, दोनों में ही साइटोप्लाज्म होता है, राइबोसोम्स होता है, डीएनए होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दोनों में ही कॉमन होती है। नाउ प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में अगर देखें कि दोनों में डिफरेंस कहाँ पे रहता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर विदाउट एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, मीन्स कि इनके जैसे ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर कंपोनेंट है या जेनेटिक मटेरियल वो सेल के एक कोने में पड़ा रहता है, उसको हम न्यूक्लियोइड रीजन कहते हैं। उसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होता। न्यूक्लियस के जो आपका जेनेटिक मटेरियल है उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है, एंड कंटेन न्यूमरस राइबोसोम्स, उनमें बहुत सारा राइबोसोम्स भी होता है, एंड मीजोसोम्स, उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं रहता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास उनके पास मीजोसोम्स रहता है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक एक्सटेंशन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही, इंटरनल मेम्ब्रेन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फोल्ड होकर के वहाँ पे एक मीजोसोम स्ट्रक्चर बनाती है, जो कि बैक्टीरियल सेल्स में
ATP जनरेशन का काम करते हैं. सो बिसाइड्स हैविंग अ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर सच एज फ्लैजेला, इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल्स में फ्लैजेला रहता है. सम ऑफ देम, कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स में फ्लैजेला भी रहता है. व्हाइल यूकैरियोटिक सेल्स हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, तो यूकैरियोटिक सेल्स के पास एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस रहता है, मतलब न्यूक्लियस ऐसा जो कि मेम्ब्रेन बाउंड हो. और सेल मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज, उनके पास सेल मेम्ब्रेन होती है और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होती है, सचे की जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं रहता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टेट्स, वैक्यूल, लाइसोसोम्स, पेरोक्सीसोम्स एंड मेनी मोर ऑर्गेनेलीज विच आर देयर इनटू द यूकैरियोटिक ओनली. ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स में ही ये रहती है. एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन एक्सप्लोरिंग द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स. तो ये सारे जो सेल्स हैं, इनका फंक्शन है, इनके बारे में बहुत डिफरेंट तरह की हमारे पास जानकारी है. ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया? ये पॉसिबल तभी हो पाया जब हमारे पास इतने एडवांस लेवल के माइक्रोस्कोप्स आए. जब माइक्रोस्कोप्स का इन्वेंशन हुआ तभी हमें सेल्स के बारे में इतनी डिटेल जानकारी आज के डेट में पता हो पाई. अदरवाइज हम सेल्स को देख ही नहीं पाते, विजुअलाइज ही नहीं कर पाते, तो हम ये सब जानकारी हमें पता ही नहीं चल पाती और सेल्स को हम इतनी बेहतर तरीके से नहीं समझ सकते, उसके फंक्शंस को इतनी बेहतर तरीके से नहीं समझ सकते. और इतना एडवांस जो हम मेडिकल साइंस या बाकी रिसर्च में कर रहे हैं वो शायद हम आज की डेट में नहीं कर पाते अगर हम माइक्रोस्कोप्स का इन्वेंशन नहीं हुआ रहता. तो माइक्रोस्कोप्स के इन्वेंशन ने सेल्स की स्टडी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया है. Now let us look at an individual cell to understand the structure and functioning. तो हम सेल को एक एज एन इंडिविजुअल वन बाय वन सेल के कंपोनेंट्स को, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज, इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे ताकि हम सेल को और बेहतर तरीके से समझ सकें कि सेल कैसे काम करती है, ताकि एक सेल की जो फिजियोलॉजी है वही फिजियोलॉजी एक ह्यूमन बॉडी या एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी में रिफ्लेक्ट होती है. तो दैट इज वाई ऑलवेज हम कहते हैं सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो अगर हम एक सेल को बेहतर तरीके से समझेंगे तभी हम पूरे बॉडी की फंक्शनिंग को या जो बॉडी की फिजियोलॉजी है उसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे. तो सबसे पहले इसमें आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो हम आउटसाइड से इनसाइड में चलेंगे कि सबसे पहले बाहर के कंपोनेंट सेल का, फिर उसके अंदर जाएंगे. तो सबसे पहले जो बाहर का जो कंपोनेंट आता है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉमन टू प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल्स. ये दोनों में ही ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है? जैसे मेम्ब्रेन आपको जैसे नाम से रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी ये सेल की एक आउटर कवरिंग है, ठीक है, जो कि सेल के अंदर के कंपोनेंट्स को बाहर के एनवायरनमेंट से अलग करती है. एक बाउंड्री, जैसे आपके घर की बाउंड्री होती है जो कि रोड से या पब्लिक जो प्रॉपर्टी है या पब्लिक जो स्पेस है उससे आपके स्पेस को अलग करती है, आपके घर की बाउंड्री. वैसे ही एक सेल की बाउंड्री होती है जो कि उसके बाहर की सेल से और उसके बाहर के एनवायरनमेंट से सेल के अंदर के एनवायरनमेंट को अलग करती है. उसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. So the plasma membrane forms the boundary of the cytoplasm being guarded from outside by extracellular matrix. ठीक है, extracellular matrix से वो उसको सेल के अंदर के कंपोनेंट्स को गार्ड करती है. Now the membrane is responsible for the relationship of a cell with its surroundings. तो ये जो है सराउंडिंग्स से सेल के अंदर क्या आएगा और सेल के अंदर से सराउंडिंग्स में क्या जाएगा, ये कौन तय करता है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही तय करती है. तो ये इसीलिए कहा जा रहा है कि ये एक रिलेशनशिप मेंटेन करती है बाहर से सेल के अंदर के कंपोनेंट्स का. सो इट इज सेमी परमिएबल, मतलब ये परमिएबल तो है बट सेमी परमिएबल है. मीन्स एट टाइम्स इट डज नॉट अलाउ, कि ये अलाउ नहीं करती कि कोई चीज़ अंदर से बाहर जाए, और एट टाइम्स ये बहुत सारी चीज़ों को बाहर से अंदर नहीं आने देती है, लेकिन उसी के साथ उसी समय पे बहुत सारी चीज़ों को ये फ्रीली बाहर जाने देती है और बाहर से अंदर भी आने देती है. तो इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कहते हैं कि ये सेमी परमिएबल है. नाउ मेजर ब्रेक थ्रू इन अंडरस्टैंडिंग द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वॉज रियलाइज्ड ओनली आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द
chemical composition or lipid and protein mainly and the discovery of electron microscope in 1950। तो सेल्स को बहुत अच्छे से समझने का जो ब्रेक थ्रू है वो हमें 1950 में मिला, जब आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स बन गए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हमें नैनो रेंज में देखने में मदद करते हैं, मतलब नैनो स्केल, नैनोमीटर्स में देखने में मदद करते हैं, क्योंकि सेल्स तो ऐसे ही बहुत छोटी होती हैं, खुली आंखों से हमें दिखती नहीं है। और जो हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप है उससे हम बहुत अंदर के डिटेल्स नहीं देख सकते। हम सेल के ऊपर ऊपर का तो भाग ऐसे ऐसे देख सकते हैं कि ये सेल है, पर सेल के अंदर के जो ऑर्गेनेलीज है, जो कि सेल के फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो हमें इस लाइट माइक्रोस्कोप से दिखता नहीं है। उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि नैनो स्केल, नैनोमीटर्स में ले जा करके हमें विजुलाइज करा सकता है चीज़ों को, तो वहाँ से हमें बहुत मदद मिली और हमें पता चला कि सेल की जो सेल वॉल है या सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका जो कंपोजिशन है वो किसका बना है, वो लिपिड से है कि प्रोटीन से है कि कार्बोहाइड्रेट से, किसकी बनी है। तो हमें पता चला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका केमिकल कंपोजिशन हमने देखा तो हमें पता चला कि वो लिपिड और प्रोटीन से ही मेनली मिलके बनती है। नाउ सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, और ये भी पता चला कि थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट भी रहता है, ठीक है। A wide accepted model for the organization of plasma membrane was proposed by Seymour, Jonathan Singer and Garth L. Nicholson। तो इसको हम बहुत पॉपुलरली सिंगल एंड निकोल्सन मॉडल भी कहते हैं, जो कि 1972 में उन्होंने दिया, और इस मॉडल का नाम रखा फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल मीन्स जैसे कि पहले अभी तो नहीं बनता है, पहले के समय में मोज़ैक स्ट्रक्चर्स बनते थे, मीन्स कि मोज़ैक के फर्श भी बनते थे। तो ऐसा लगा कि जैसे एक फ्लूइड है ये और एक मोज़ैक लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे मोज़ैक लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम, इसी को, इस पैटर्न को हम मोज़ैक पैटर्न कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी उन्होंने स्ट्रक्चर दिया और उन्होंने कहा कि ये फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, ये स्ट्रक्चर दिया। तो मॉडल ने क्या कहा, द मॉडल सजेस्ट दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू बी लिपिड बाइलेयर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, लिपिड बाइलेयर है, सराउंडिंग द सेल विथ मोज़ैक ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। तो ये एक लिपिड की बनी हुई बाइलेयर है जिसमें कि ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो है वो उसमें मोज़ैक के दाने की तरह पड़े हुए हैं। द कॉम्पोजिशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन वेरीज इन डिफरेंट सेल। तो ये लिपिड और प्रोटीन की कॉम्पोजिशन सेल टू सेल डिफर करती है, जैसे कि ह्यूमन इरेथ्रोसाइट, जो ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स है, उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अप्रॉक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड है उसके कॉम्पोजिशन में। ऐसे ही ये सेल टू सेल, एक सेल से दूसरे सेल में ये वेरी कर सकता है। नाउ लिपिड बाइलेयर मेक्स अ सेल बाउंड्री इन ए क्वाजी फ्लूइड स्टेट। क्वाजी फ्लूइड मीन्स सेमी फ्लूइड स्टेट, मीन्स कि बहुत ज़्यादा फ्लूइड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉलिड भी नहीं है, क्वाजी सेमी फ्लूइड स्टेट है। एंड इट इज़ डायनेमिक इन नेचर, ये डायनेमिक है, ये हमेशा मूव करता रहता है। इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स स्टैटिक नहीं है, जैसे ये मॉलिक्यूल है यहाँ स्टैटिक नहीं है, ये हमेशा मूव करता रहता है। ये हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट थ्रू रिसर्च हमने प्रूव किया है कि फोटो ब्लीचिंग के एक्सपेरिमेंट्स हमने लगाया कि उससे हमें पता चला कि ये जो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल है ये डायनेमिक मॉडल है, ये हमेशा मूव करता रहता है। कोई भी प्रोटीन एक जगह स्टैटिक नहीं रहती, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती है। सो ड्यू टू द फ्लूइड नेचर लिपिड एंड प्रोटीन्स कैन फ्रीली डिफ्यूज लेटरली अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो लिपिड और प्रोटीन एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इस जगह से इस जगह, इस जगह से इस जगह, उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर घूम सकते हैं, रोटेट करते रहते हैं, हमेशा ही मूव करते रहते हैं। नाउ phospholipids, the major membrane lipids, is composed of hydrophilic. Hydrophilic means water loving hydrophilic heads facing the exterior and long hydrophobic tail of hydrocarbon chains occupying the interior of a bilayer. Means hydrophilic means जो head है जो अगर आप देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर वो फॉस्फोलिपिड से बना रहता है। फॉस्फोलिपिड्स में क्या होता है, एक हेड रीजन होता है जो कि वाटर लविंग होता है और दूसरा उसका टेल रीजन होता है जो कि हाइड्रोकार्बन चेन से मिलके बना रहता है और वो जो है हाइड्रोफोबिक होता है। इसी वजह से एक रीजन के, हेड रीजन के हाइड्रोफिलिक और टेल रीजन के हाइड्रोफोबिक रीजन होने की वजह से ये एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे नाउ दो जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो इंटीरियर लेयर ऑफ बायोलिपिड बनाती है, इंटीरियर लिपिड की बायोलेयर बनाती है क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक है। सो 2 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 2 तरह की प्रोटीन्स
पाई गई। एम्बेडिंग जो होती है ना प्रोटीन की, जैसे फ्लूइड मोज़ेक जो स्ट्रक्चर बनता है वो प्रोटीन से बनता है। तो प्रोटीन भी दो तरह की होती है, ठीक है। वो है, एक है कि इसका बेसिस है कि उनको डिवाइड किया गया उन प्रोटीन को ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन एंड एसोसिएशन। फर्स्ट प्रोटीन जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई गई वो है पेरिफेरल, एंड दूसरी प्रोटीन जो पाई गई वो है इंटीग्रल प्रोटीन। पेरिफेरल जैसा कि नाम से पता चल रहा है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पेरिफेरी, ऊपर सतह पे होगी, और इंटीग्रल प्रोटीन वो जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इम्बेडेड होगी, एक इस पार से उस पार, दोनों ही जगह पे उसका मतलब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर बाहर के स्ट्रक्चर और अंदर के स्ट्रक्चर को कनेक्ट करता हुआ एक टनल की तरह होगी, वो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। नाउ पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर मेनली इन्वॉल्व इन सेल सिग्नलिंग। सेल को सिग्नल देते हैं, जैसे बाहर से कोई मॉलिक्यूल आया, उस प्रोटीन से इंटरैक्ट किया और प्रोटीन ने कन्फर्मेशन चेंज किया, या कोई सेल को सिग्नल मिला उस प्रोटीन के थ्रू और उसने अंदर कैस्केड कैल्शियम का या सेकेंडरी मैसेंजर्स के थ्रू सिग्नल को आगे सेल तक पहुंचा दिया, तो वो सिग्नलिंग में, सेल सिग्नलिंग में इनका रोल है पेरिफेरल प्रोटीन का। एंड दीज आर सुपरफिशियली अटैच टू लिपिड बाइलेयर, ये ऊपर तक अटैच होती हैं। दूसरी जो प्रोटीन एम्बेडेड रहती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उनको कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, एंड आर पर्टिकुलरली पार्शियली और फुल्ली बरीड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या तो आधा या तो पूरी तरीके से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार रहती हैं। सो द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन मतलब कि वो मेम्ब्रेन को अंदर बाहर पूरी तरीके से घेरे रहती है, जिसका एग्जाम्पल है जीपीसीआर प्रोटीन जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, एंड वो एक इंटीग्रल प्रोटीन है जो कि सेल सिग्नलिंग और मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ स्ट्रक्चरली प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन इज सिमिलर टू दैट ऑफ यूकैरियोटिक। अगर स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और यूकैरियोटिक सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, उनका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। अब हम कुछ देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर हमने ये डिस्कवर किया, अभी डिस्कस किया, इसकी डिस्कवरी कैसी हुई। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे एडविन ग्रोटर एंड एफ ग्रेनर इन 1925 कलेक्टेड ब्लड सैंपल, जिसको कि हम क्रोमोसाइट्स कहते हैं, और अर्ट्रिया वेन से लिया, और उन्होंने क्या किया कि इसको जो है कई बार वॉश किया सेलाइन सोल्यूशन से, और क्या किया उन्होंने, दे ऑब्टेन लिपिड्स दैट एग्जैक्टली कवर द एंटायर सरफेस एरिया ऑफ क्रोमोसाइट्स लाइक अ 2 molecular thick layer. So they absorb all the cells, either prokaryotic or eukaryotic, to be enclosed by a well-defined plasma membrane which maintain cell integrity by preserving its internal constituents from the environment. तो cells की integrity को उन्होंने देखा कि वो preserve कर रही है plasma membrane from the external environment. So this evidence was further supported by high magnification of electron micrograph referring plasma membrane as railroad track. जैसे रेल की रोड होती है ना, दो पटरियां होती है रेल की, वैसे ही सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है कि एक पटरी इधर और बीच में उसके टेल्स है। नाउ विद 2 डेंसली स्टेन्ड लाइंस ऑफ पोलर, जो डेंस रीजन होता है वो हेड रीजन, हाइड्रोफिलिक रीजन, वो डेंसली स्टेन करता है, while the phospholipids and a highly lightly stained portion representing hydrophobic fatty acid chain. So its molecular organization was still rudimentary. On the basis of this, they produced the bilayer structure of plasma membrane rather than a monolayer using a mammalian RBC as a model. तो यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, बाइलेयर स्ट्रक्चर, उसमें 2 लेयर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे फिगर में देख सकते हो, एक ये लेयर है और एक ये लेयर है, और ये हाइड्रो ये वाली जो ऊपर के हेड रीजन है इसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक। यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन है, मतलब ग्लूकोज और प्रोटीन कंबाइंड फॉर्म में है। ये पेरिफेरल प्रोटीन है, मतलब ऊपर में है। ये आपके मेम्ब्रेन बाउंड चैनल्स है, इसको ही हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। सो यहाँ पे ये देखिए इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये ऐसी प्रोटीन है जो कि ऊपर की मेम्ब्रेन पे भी है, नीचे की मेम्ब्रेन पे भी है, और इसका कुछ पार्ट इंटीग्रेटेड भी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। दैट इज व्हाई दिस प्रोटीन इज नोन एज इंटीग्रल प्रोटीन। ये मेम्ब्रेन बाउंड चैनल्स है जो कि मॉलिक्यूल्स को इन और आउट करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का।
A special membranous structure is formed by extension of plasma membrane in the cell. This structure is called mesosome, is in the form of vesicles, tubules और laminae. तो एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग को, जो कि मैंने कहा कि वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में बनता है, और मेसोसोम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सेल का जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है। तो जो मॉलिक्यूल्स है उनको आने जाने में, और हम ये जो एटीपी है उसकी सिंथेसिस भी प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेसोसोम्स के थ्रू ही होती है। नाउ द क्वाजी फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज यूजफुल फॉर डिफरेंट सेलुलर फंक्शन सच एज सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ, कम्युनिकेशन एट इंटरसेलुलर जंक्शन, सेल सिक्रीशन, एंडोसाइटिस। तो जो क्वाजी फ्लूइड नेचर है, मीन सेमी फ्लूइड नेचर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये इसको बहुत सारी एक्टिविटीज में एक्चुअली में सपोर्ट करता है। दैट इज वाई दिस इस तरह का नेचर होता है। नाउ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बीइंग सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कहते हैं कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, मीन्स कि ये कुछ चीज़ों को तो अंदर जाने देती है, कुछ चीज़ों को नहीं अंदर जाने देती है। बेसिकली ये बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स को डिफ्यूजन के थ्रू अंदर जाने देती है, मीन्स कि विदाउट कंज्यूमिंग एनी काइंड ऑफ एनर्जी, बिना कोई एनर्जी लिए, कोई एटीपी खर्चा किए मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने देती है और मॉलिक्यूल्स को बाहर भी जाने देती है, जो कि बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। वहीं पे जो मॉलिक्यूल साइज में बड़े होते हैं, या मॉलिक्यूल्स चार्ज होते हैं, ठीक है, या मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं, उनको ये ऐसे अंदर जाने नहीं दे सकती है, ना ही बाहर जाने दे सकती है। उसके लिए बहुत अलग अलग तरीके की मैकेनिज्म्स हैं जो कि सेल फॉलो करती है। हम वन बाय वन उसको भी देखते हैं। सो इट परमिएबल रिस्ट्रिक्ट्स मॉलिक्यूलर मूवमेंट एंड मेंटेन्स द सेल कंपोजिशन। तो ये सेमी परमिएबल नेचर सेल के लिए एक्चुअली फायदेमंद है, क्योंकि ये इससे हर चीज़ अंदर जाएगी और आएगी, तो सेल की जो कंपोजिशन है वो अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाएगी और सेल फंक्शन नहीं कर पाएगी प्रॉपरली। तो दैट इज वाई सेमी परमिएबल नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स मूव पैसिवली विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी अक्रॉस द मेम्ब्रेन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कॉल्ड द पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो बहुत सारी चीजें सेल के अंदर बिना किसी एनर्जी को खर्च, बिना एटीपी खर्चा किए अंदर चली जाती हैं, उसको हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। कोई भी ट्रांसपोर्ट जिसमें कोई एनर्जी खर्चा नहीं होती है, एनर्जी एटीपी का कंजम्पशन नहीं होता, उसको हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, कैसे होता है, क्यों होता है? अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब भी कोई मॉलिक्यूल बिना एनर्जी खर्चे किए हो जाता है, तो हम इसको कहते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट passive transport. Now the passive movement of molecules occurs by the process of diffusion and osmosis. तो passive movement कैसे होता है? diffusion और osmosis के through होता है. However, a few molecules either charged, for example ions and amino acid, or uncharged, for example glucose, cannot cross the plasma membrane by सिंपल डिफ्यूजन। तो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि या तो साइज में बड़े हैं या तो वो चार्ज्ड हैं, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते बिकॉज उनके ऊपर चार्ज है, रिपल्शन होगा, या फिर वो साइज में इतने बल्कि हैं कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल डिफ्यूजन से उनका तो अंदर जाना या बाहर आना पॉसिबल नहीं है। तो उनके लिए भी सेल के पास एक मैकेनिज्म है कि इस तरह के मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट सेल के अंदर और बाहर कैसे होगा। सो द मूवमेंट ऑफ सच मॉलिक्यूल इज फैसिलिटेटेड बाय कैरियर प्रोटीन्स। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को अंदर ले जाने के लिए हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिनका की नाम है कैरियर प्रोटीन्स। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर एक कैरियर प्रोटीन है जिसका की नाम है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, एंड दूसरा जो है वो है चैनल प्रोटीन्स। नाउ मूवमेंट ऑफ सच मॉलिक्यूल इज फैसिलिटेटेड बाय कैरियर प्रोटीन्स, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। तो इस तरह के बल्कि मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू होता है, जैसे कि चैनल प्रोटीन्स है, कैरियर प्रोटीन्स है। इनको हम ये एक तरीके से ये भी डिफ्यूजन है, इनमें भी कोई एनर्जी खर्चा नहीं होती, लेकिन ये कुछ प्रोटीन्स है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रहते हैं, जो कि बल्कि मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो सच मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज नोन एज फैसिलिटेटेड मूवमेंट। मीन्स कि फैसिलिटेटेड का मतलब होता है हेल्प। ये जो कैरियर प्रोटीन्स है, ये चैनल प्रोटीन्स है, ये
इस तरह के बल्कि मॉलिक्यूल्स की मदद करती हैं उनके मूवमेंट में इस पार से उस पार जाने के लिए, बट इनमें कोई भी एनर्जी एटीपी का कंजम्पशन नहीं होता है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड मूवमेंट कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन्स के थ्रू होता है, बट इसमें कोई भी एटीपी का कंजम्पशन नहीं होता है। वैसे ही एक है एक्वापोरिन्स आर वन ऑफ द क्रिटिकल चैनल प्रोटीन्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसी तरह की एक चैनल प्रोटीन है जिसका की नाम है एक्वापोरिन्स, और इससे किसका ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर का, और इसमें भी कोई भी एटीपी का कंजम्पशन नहीं होता है। सो सम ऑफ द वेल स्टडीड चैनल प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन ऑफ मसल्स एंड नर्व सेल्स आर आयन चैनल्स। तो इसी तरह की चैनल प्रोटीन्स बहुत सारी मेम्ब्रेन में अलग अलग चीज़ों के ट्रांसपोर्ट के लिए अलग अलग इस तरीके से चैनल प्रोटीन्स हो सकती हैं। तो कुछ चैनल प्रोटीन्स आयंस का, जैसे वाटर बल्कि मॉलिक्यूल है, कुछ चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, उनको उनका ट्रांसपोर्ट के लिए, और नर्व सेल्स में, मसल सेल्स में ट्रांसपोर्ट के लिए उनके लिए आयन चैनल्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो कि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। जैसे यहाँ पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये बाहर ग्लूकोज आया, तो ग्लूकोज आकर के यहाँ पे बाइंड किया। इस ग्लूकोज के यहाँ बाइंड करने से ये जो आयन चैनल्स हैं, या आप कह सकते हो कि ये प्रोटीन चैनल्स हैं, ये इसका कन्फर्मेशन चेंज हो गया और ये अंदर की साइड पे खुल गया और इससे ग्लूकोज अंदर चला गया। तो इस तरीके से ये फिर से जब यहाँ से ग्लूकोज निकल गया तो ये वापस से इसकी कन्फर्मेशन दोबारा से ऐसी हो गई और ये बाहर से खुल गया। इस तरीके से ये ग्लूकोज को इंटरलाइज करती है सेल्स विदाउट कंज्यूमिंग एनी एनर्जी। और दूसरी है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट थ्रू आयन गेटेड चैनल्स। वैसे ही बहुत सारे आयन्स, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये आयन चैनल्स हैं यहाँ पे, और कोई आयन आया उससे इस गेट की ओपनिंग हो गई, और फिर या कोई मॉलिक्यूल आया, जैसे गाबा मॉलिक्यूल आया, उससे क्या हुआ कि ये चैनल पहले क्लोज था वो ओपन हो गया और अब आयंस अंदर आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से आयंस को और बल्कि मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट के लिए चैनल प्रोटीन्स होते हैं। नाउ मॉलिक्यूल्स विच आर ट्रांसपोर्टेड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये सब बातें हम कह रहे हैं कि अलॉन्ग विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मीन्स जहाँ पे मॉलिक्यूल्स हाई है वहां से लो की तरफ जाना, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। लेकिन अगर हमें मॉलिक्यूल्स को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कि जहाँ पे मॉलिक्यूल लोअर अमाउंट है, लोअर से हमें हायर की तरफ जाना है, तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमें जाना है, तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, पंप को लगाना पड़ेगा। मतलब जैसे कुएं से पानी को निकालने के लिए आपको क्या यूज करना होता है, पंप यूज करना पड़ता है, क्योंकि आप जो है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वहाँ हमें एनर्जी खर्चा करनी पड़ती है। तो हम उसको कहते हैं, उस तरह की मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करने के लिए हमें, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसमें भी बहुत सारे तरह के पंप्स भी चलते हैं। इन आयन चैनल्स के अलावा पंप्स भी चलते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप। नाउ ये सोडियम पोटेशियम पंप और इसी तरह के बहुत सारे पंप हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चलते हैं जो कि एटीपी मॉलिक्यूल को यूज करते हैं। सो दिस इज रेफर टू एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो वो सारा ट्रांसपोर्ट जिसमें कि एटीपी मॉलिक्यूल का कंजम्पशन होता है, उस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। However, some active transports are ATP independent. ATP independent कहने का मतलब है कि उनमें ATP का खर्चा नहीं होता है, लेकिन वो एक्टिव है। कैसे? So molecules are transported against the concentration gradient with no energy utilization from ATP hydrolysis. So it couples transport of such molecules with a second molecule transported along the concentration gradient. For example, active transport ions, sugar and amino acid using energy derived from sodium ग्रेडियंट। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप चल रहा है, ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप हमेशा चलता रहता है। सोडियम पोटेशियम पंप में क्या होता है कि सेल्स के बाहर बहुत सारा सोडियम रहता है और सेल्स के अंदर पोटेशियम रहता है, ठीक है। लेकिन सेल्स के अंदर अगर सोडियम का अमाउंट कम है या कोई सिग्नल जनरेट करना है सेल को, तो सेल को जब सिग्नल जनरेट करना होता है तो सेल क्या करती है, सोडियम की कंसेंट्रेशन अंदर बढ़ाने लगती है। तो सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, 3 सोडियम आयंस को अंदर लेके आता है और 2 पोटेशियम आयंस को बाहर लेके जाता है, ठीक है, सिग्नल जनरेट करने के लिए। तो ये पंप हमेशा काम करता रहता है। इसका काम ही यही है कि ये 3 सोडियम आयंस को अंदर लेके आएगा और 2 पोटेशियम आयंस को बाहर लेके जाएगा। तो इस प्रोसेस में
एक्टिव, ये इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं और इस प्रोसेस में एटीपी खर्चा होता ही होता है। लेकिन इस पंप के साथ में बगल में एक दूसरा पंप है जो कि क्या कर रहा है, इस सोडियम के मूवमेंट को अपने साथ कपल कर दे रहा है। मतलब सोडियम बाहर जा रहा है, सोडियम अंदर आ रहा है, ठीक है। तो वो मॉलिक्यूल अगर उसको बाहर जाना है तो सोडियम के साथ, जो सोडियम को बाहर ले जाने में एनर्जी खर्चा हो रही है, सोडियम को अंदर ले आने में जो एनर्जी खर्चा हो रही है, तो अगर कोई मॉलिक्यूल बाहर प्रेजेंट है, जैसे कि ग्लूकोज है, अगर बाहर ग्लूकोज है तो वो देख रहा है कि सोडियम अंदर जा रहा है, तो ग्लूकोज भी सोडियम के साथ जो ग्लूकोज है वो भी सोडियम के साथ चल पड़ता है। सोडियम वाली एनर्जी से ही ग्लूकोज भी उसके साथ अंदर आ जाता है। वहीं पे कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि जब वो बाहर जाना चाहते हैं, तो जब पोटेशियम बाहर जा रहा है तो वो भी अमीनो एसिड्स भी पोटेशियम के साथ बाहर चले जाते हैं। तो इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम सिम्पोर्ट या फिर एंटीपोर्ट कहते हैं। अगर दो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट एक ही डायरेक्शन में हो रहा है तो हम उसको सिम्पोर्ट कहेंगे। अगर दो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट अलग अलग डायरेक्शन में हो रहा है तो हम उसको एंटीपोर्ट कहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सोडियम पोटेशियम पंप के ग्रेडियंट को यूज करते हुए मॉलिक्यूल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, बट इनके लिए कोई एनर्जी यूज नहीं हुई। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई बस से जा रहा है, जैसे कि मैं कार से अपने ऑफिस जा रही हूँ, ठीक है। तो अगर मुझसे किसी ने लिफ्ट मांग दी तो वो भी कार में बैठ के गया, पर उसका कोई पैसा खर्चा नहीं हुआ, उसका कोई पेट्रोल नहीं खर्चा हुआ, वो फ्री में गया, क्योंकि वो मेरे साथ कपल्ड होके गया, क्योंकि मैं जा रही थी और वो मेरे साथ कपल हो गया, पर इसमें उसका कोई एनर्जी खर्चा नहीं हुआ। तो इसलिए वो कपल्ड ट्रांसपोर्ट है। दैट इज एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट बट इट वाज कपल्ड विद सम अदर आयंस। तो इसी तरह के ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं coupled active transport. So in coupled transport, if two molecules are transported in the same direction, जैसे कि ग्लूकोज और सोडियम, it is called a symport. मतलब एक ही डायरेक्शन में दोनों हो रहे हैं तो उसको symport कहते हैं. If the active transport involves the transport of two molecules in the opposite direction, जैसे कि सोडियम है, कैल्शियम है, and कैल्शियम सोडियम और कैल्शियम एंटीपोर्टर, it is called antiport. While facilitated diffusion transport only single molecule, for example glucose, it is known as uniport. तो जो facilitated diffusion है जिसमें कोई एनर्जी नहीं लगती वो तो यूनिपोर्ट, वो सिंगल वे में होता है. यहाँ पे आप देखो कि ये सोडियम पोटेशियम पंप की एक फिगर दी हुई है कि सोडियम बाहर जा रहा है और पोटेशियम अंदर आ रहा है, और इस प्रोसेस में एक एनर्जी मॉलिक्यूल यूज हो रहा है. ठीक है. सो आई होप कि आपको ये टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अच्छे से समझ में आया होगा. एंड यू स्टिल फाइंड एनी डिफिकल्टी और एनी डाउट इन योर माइंड, देन यू कैन आस्क मी बाय राइटिंग योर डाउट्स और क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच.